बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जुमा मुबारक, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि एक और बहुत खूबसूरत सी सुबह का आगाज हो चुका है। एक्सप्रेसो भी स्टार्ट हो चुका है। आई एम इमरान हसन और मैं हूँ अरमला हसन। हफ्ते का आखिरी शो है, लेकिन हमारा एनर्जी जो है ये वीकेंड की वजह से मेरी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है 2 छुट्टियाँ आने वाली है और मैंने बहुत सारे प्लान किए होते हैं कि मैंने इन छुट्टियों में एक काम करना है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, आपके भी बहुत सारे प्लान होंगे। डेफिनेटली प्लान होंगे। अल्लाह करे सब कुछ हो जाए। आज हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले आज वर्ल्ड काइंडनेस डे है, मेहरबानी का दिन है। इस्लाम में भी सबसे ज्यादा दर्जा उन्हीं लोगों का है जिनके इखलाक सबसे अच्छे हैं, जो मेहरबानी करते हैं। और कहते हैं ना, करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। आप इस मेहरबानी के दिन के ऊपर मेहरबानी कीजिए। बी काइंड टू योरसेल्फ एंड बी काइंड टू अदर्स एज वेल। लेकिन मेहरबानी के साथ साथ आपने कोरोना को नहीं भूलना प्लीज। अगर आप मेहरबानी करें भी तो मेहरबानी करें, मास्क पहने, SOPs का ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना बहुत वो सिचुएशन इख्तियार कर रहा है। और बार बार डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप लोग मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि सर्दी की वजह से स्मोक का फैक्टर एक एलिमेंट उसमें शामिल हो गया, तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो गया। बिल्कुल। और राजा परवेज अशरफ साहब, साबिक वजीर आजम को कोरोना वायरस हो गया, चेयरमैन NDMA को कोरोना पॉजिटिव हो गया। सो ये बड़ी शख्सियात हैं। चीफ जस्टिस पेशावर का इंतकाल हो गया कोरोना वायरस की वजह से। सो प्लीज इस हवाले से बी वेरी केयरफुल। इस पर भी हम बात करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, पोल के बारे में आपको बता दें, आज महंगाई पे गवर्नमेंट काबू कर पाएगी या नहीं, हमारे व्हाट्सएप पे अपनी राय का इजहार कीजिएगा, क्योंकि महंगाई इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिस पे बात होती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इंट्रो के लिए आज डायबिटीज के हवाले से बहुत खास हमारे पास होगा। वैसे तो कल डायबिटीज डे है, लेकिन आज बात करेंगे क्योंकि आज का हमारा इस वीक का आखिरी शो है, तो इस पे भी डॉक्टर हमें ज्वाइन कर हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड डायबिटीज डे के हवाले से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले आपको बतानी है आज की हेडलाइंस। हुकूमत के साथ बात करना गुनाह, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजने पर एस्टेब्लिशमेंट से बात की जा सकती है, मरियम नवाज। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में बल्ला चलेगा, तीर कमान से निकलेगा या शेर धाड़ेगा, फैसला 2 दिन बाद। कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू, वजीर आजम कहते हैं कोरोना चैलेंज के बावजूद मुल्क दुरुस्त सिमत में गामजन है। LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग, आर्मी चीफ की वजीर आजम आजाद कश्मीर से बड़ी बैठक। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी सैर करवाएंगी फैसल मस्जिद इस्लामाबाद। शुगर की बीमारी की तशखीस, इलाज और एहतियात पर खुसूसी तौर पर बात करेंगे आज के एक्सप्रेसो में। वबाई अमराज में दीनी मामलात पर शरीयत क्या कहती है, बात करेंगे मौलाना। आज 28 रहेगा, जबकि कम से कम 12 रहने वाला है। जबकि पेशावर के मौसम की बात की जाए तो सबसे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 25 और कम से कम दर्जा हरारत 12 है। बिल्कुल। और इसी तरह पंजाब ही का दूसरा अहम शहर, सनती शहर, जहाँ पे टेक्सटाइल के हवाले से पूरी दुनिया जिसको जानती है, बात करें फैसलाबाद की, ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है। चनियोट में ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है। और चनियोट का फर्नीचर बड़ा मशहूर है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में। इसके साथ अगर लाहौर की बात करें तो स्मोक की सिचुएशन इज गेटिंग अ बिट बैड। चूंकि सर्दियां आ रही हैं, स्मोक होता है, 250 तक पहुंच गया है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। और शहरियों के अंदर आंख, गले, नाक, कान वगैरह के जो अमराज हैं, नज़ला, जुकाम, खांसी, ये ज्यादा होने लगे हैं। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है 250 हो गया है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक भारत में जो फसलों की बाकियात को लगाई गई जो आग है, जिससे उठने वाला जो धुआं है, वो स्मॉग में इजाफा हुआ है। और स्मॉग से बचने के लिए आपने हिफाजती इक़दाम अपनाने हैं, एहतियात करनी है। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने आज मौसम सरमा की पहली बारिश की भी पेशगोई की है। जुम्मे से पीर तक पंजाब, बलूचिस्तान और KP में बारिशों का इम्कान है। चलें, ये अच्छी खबर है और ये बड़ी खबर भी है। लेकिन और करंट अफेयर्स में बड़ी खबर क्या है, आपको दिखाते हैं। जी, सबसे पहले बड़ी खबर में बात करेंगे मरियम नवाज के BBC इंटरव्यू के हवाले से। तो मुस्लिम लीग नून की बयानी में बड़ी लचक, फ्लेक्सिबिलिटी सामने आई है। पीपल्स पार्टी का जो एतराज़ात थे और बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के दरमियान जो मुलाकात हुई, उसके बाद नून लीग की पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट देखने में आया है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने दावा किया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनके करीबी साथियों से बातचीत के लिए राबते कर रही है और उनकी जमात
फौज से बात करने को भी तैयार है और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बातचीत पर गौर किया जा सकता है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये शर्त भी रखी है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को घर भेजा जाए और हुकूमती वुज़रा ने इसके बरक जो है मरियम नवाज के इंटरव्यूज पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया और इसे तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न करार दिया है। एक जानिब तो मरियम कह रही थी इस्टेब्लिशमेंट को कि वोट को इज्जत दो, दूसरी जानिब कल उन्होंने बात करने की दावत दे दी और उन्होंने इनफैक्ट बॉल ही उनके कोर्ट में भेज दी कि आपने घर भेजना है हुकूमत को। तो इस पे वुज़रा ये भी कह रहे हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो कि आईनी हैसियत से है उसको फौज कैसे घर भेज सकती है। तो इस सारे मामले के ऊपर इस वक्त मरियम नवाज बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म की जद में है। देखते हैं आगे क्या होता है। 15 को इलेक्शन भी है। अयाज खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ग्रुप हमारे ग्रुप एडिटर हैं अयाज खान साहब, उनसे जरा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। साहब थैंक यू वेरी मच। ये जो सूरत हाल इस वक्त बिल्ट हो रही है ये नून लीग के लिए कुछ खास हौसला अफजा नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि मुतनाज़े बयानात की वजह से पॉलिटिक्स और सियासत के अंदर एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाता है। अब मरियम ने ये जो बयान दिया है और बातचीत पर आमादा नजर आ रही हैं, क्या आपको नून लीग के बयानी में कोई लचक नजर आ रही है इस बयान के बाद? आज से पहले तो मरीम नवाज साहबा का बयानिया भी वही था जो नवाज शरीफ साहब का है। ये तो अचानक चेंज नज़र आई है और इस इंटरव्यू से एक दिन पहले आपको याद होगा कि बिलावल साहब से भी मरीम साहबा की मुलाकात हुई थी, शायद कुछ उसके असरात हों, लेकिन ओवरऑल तो ये मैं तो कहूँगा कि ऑलमोस्ट ये यू टर्न है, क्योंकि जो बात नवाज शरीफ साहब रिपीटेडली कर रहे थे उससे वो हट गए हैं और अब वो कहते हैं कि जी बातचीत करनी है मरीम नवाज साहब। अच्छा साहब, मरीम नवाज साहिबा ने अपने इंटरव्यू में एस्टेब्लिशमेंट से हुकूमत को घर भेजने का मुतालबा किया है। क्या ये मुतालबा कहा जा सकता है आईनी और जमहूरी है? एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को कैसे घर भेज सकती है? देखिए, इसके सबसे पहले जो बात जहाँ से शुरू हुई थी, वोट को इज्जत दो से बात शुरू हुई थी और ये कहा गया था कि कोई गैर जमहूरी इक़दाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इदारे अपनी हदूद में रहें। अब उन्हीं इदारों से अगर आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेज दें, तो आपकी वोट को इज्जत दो का बयानिया और आपकी जमहूरी सोच और जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कहाँ गई? मेरा तो ये सवाल है, क्योंकि आम वोटर और सपोर्टर तो आंखें बंद करके पीछे चल पड़ता है। वो कहता है कि जी हमारी लीडर ने कहा है तो बड़ा अच्छा है, और इस तरह के लोगों के मैं सुन भी रहा हूँ इस पे बयानात। लेकिन असल बात वही है कि आप कल कुछ कह रहे थे, आज आप कुछ कह रहे हैं, ये बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। बिल्कुल यही बात, और इसी पे तनकीद भी हो रही है। नवाज शरीफ साहब तो पहले दिन से आर्मी चीफ और DGISI का नाम लेके तनकीद करते रहे हैं। कल शेख रशीद ने कहा कि 11 बार आप नाम ले चुके हैं, आप कहते हैं फौज को सियासत में ना लाया जाए। तो ये मरियम नवाज किस एस्टेब्लिशमेंट से साहब बात करना चाहती हैं आपके ख्याल में? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब ये बात शुरू हुई और नवाज शरीफ साहब ने जब ये धमाका किया, जो नाम उन्होंने दो लिए और ये उनको जिम्मेदार करार दिया कि जी हमारी हुकूमत भिजवाने वाले ये हैं, तो अब जब आपने बात करनी इस्टेब्लिशमेंट से, जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट, अगर आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं तो आर्मी चीफ हैं और आर्मी चीफ आज भी जनरल बाजवा हैं, कोई और नहीं है उनकी जगह। तो फिर मेरी समझ से बाहर है कि आप मुज़ाकरात उन्हीं बाजवा साहब से करना चाह रहे हैं जिन पे आप कल इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो फिर कल आप क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे थे? वैसे लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। मैंने बहुत शुरू में भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब पे लोग समझ रहे थे कि शायद वो उनमें बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, लेकिन उनमें तब्दीली नहीं आई। वो सारी एफर्ट इन मुज़ाकरात के लिए तो कर रहे थे कि कहीं बातचीत हो जाए, हमें रास्ता मिल जाए, और फिर गवर्नमेंट का ये इल्ज़ाम भी, उसमें भी वजन नज़र आ जाता है कि ये सब अपने केसेस बंद कराना चाहते हैं और कोई इशू नहीं है। वो जब बातचीत शुरू होगी तो जाहिर है जो हम नवाज साहब के इस बयान की बात करें तो नवाज शरीफ साहब की तायद हासिल होगी उनको इस बयान पे, और क्या ये जो इनका बयान है खुद नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ है? देखिए, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा को मैं दो नहीं समझता, क्योंकि जो कुछ मेरा अपना ख्याल ये है, मेरी बिल्कुल ये ज़ाती राय है कि नवाज शरीफ साहब भी जो कह रहे होते हैं शायद कहीं ना कहीं उसमें मरियम नवाज साहबा की डिक्टेशन भी शामिल होती है, उनका मशवरा शामिल होता है। तो मरियम साहबा को शायद नवाज शरीफ साहब से मशवरा करने की ज़रूरत भी ना हो। उन्होंने चूँकि एक इंटरव्यू था, उस दौरान वो बात हो गई। फिर जाहिर है अभी वो बहुत नहीं है इस हवाले से, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल तो उनकी नहीं है। उनकी वालदा मरहुमा की थी, नवाज शरीफ साहब 3 बार इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे
वो चूंकि अभी पार्टी उनको मिल गई है, उन बोझ बहुत ज़्यादा पड़ गया है, तो शायद मुझे यकीन से मैं नहीं कह सकता, हो सकता है एक सवाल हुआ है और उसके जवाब में उन्होंने ये कह दिया हो और शायद उन्हें समझ भी ना आई हो, क्योंकि अब उनकी पार्टी के जो लीडरान हैं वो वजाहतें इस तरह से कर रहे हैं कि वो एक नेशनल डायलॉग की बात कर रही हैं मरियम। हालांकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। जब वो कहती है जी हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट घर भेज दे गैर जमहूरी तरीके से, फिर उस इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम जमहूरियत और वोट की इज्जत के लिए मुज़ाकरात कर लेंगे, तो इससे बड़ी कंफ्यूजन और क्या हो सकती है। सही सही आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजन का शिकार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नवाज ग्रुप एडिटर एक्सप्रेस अयाज खान साहब, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग। और आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपको बताएंगे कि आज डायबिटीज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हमारे पास मौजूद है। ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद लिंक करेंगे टू एक्सप्रेसो। और कल से हम आपको बार बार बता रहे हैं कि वर्ल्ड डायबिटीज डे है और 14 नवंबर को यह दिन मनाया जाता है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, और ये डायबिटीज से बचाव का आलमी दिन है। मुल्क में अगर बात की जाए तो तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा अफराद इस मर्ज में मुब्तला है। ये खामोश कातिल मर्ज है। अगर इस मर्ज की बर वक्त तशखीस हो जाए तो इसके मुज़र असरात से बचा जा सकता है। शुगर होने की वजह से दिल, गुर्दे, मैदे, जोड़ों का दर्द और बिनाई मुतासिर होती है। आज इस हवाले से हम जानेंगे कि शुगर है क्या और ये बीमारी कब, क्यों, कैसे लाहक होती है और इसकी क्या वजूहात क्या है, और इसके हवाले से ट्रीटमेंट और सारी चीज़ों को, एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल, और हम कोशिश करेंगे कि इस पर सिर्फ इसके इलाज के हवाले से बात करें, बल्कि लाइफस्टाइल क्या हो सकता है उन लोगों के लिए जो कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, इस पे भी हम बात करें। हमें इस वक्त डॉक्टर अस्मा अहमद ज्वाइन कर रही हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एंडोक्रोनोलॉजी आगा खान यूनिवर्सिटी से, कराची स्टूडियो से हमारे साथ लाइव इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम जरा बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या बता पाएंगी। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गुड मॉर्निंग। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और हमने जैसे कि बताया कि 1 करोड़ से ज़ायद लोग हैं पाकिस्तान में और दुनिया भर में तो बहुत ही ज़्यादा है जो कि इससे बराह रास्त मुतासिर हैं, और कई ऐसे हैं जो हो सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। बुनियादी वजूहात क्या है डायबिटीज़ की और इससे बचा कैसे जा सकता है? ओवरऑल हमें डायबिटीज़ के हवाले से बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, डायबिटीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट मर्ज़ है जिसमें जो है वो आपकी पूरी बॉडी जो है अफेक्ट होती है, आपके ब्रेन से लेकर आपके फीट तक। और सबसे पहले तो ये कि डायबिटीज़ है क्या, जो आपका सवाल ये है। तो डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें जो है वो एक हार्मोन होता है जो कि आपके लबलबे से प्रोड्यूस होता है, जिसको आप इंसुलिन कहते हैं। तो या तो वो इंसुलिन बन नहीं रही होती है, या फिर वो इंसुलिन जो है वो ज़्यादा बन रही होती है और इनफेक्टिव होती है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। सो देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज़, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ है जो कि बच्चों की डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसको पहले हम एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ कहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जिस तरह से लाइफस्टाइल चेंज हुआ है और जितना सेडेंट्री हमारी लाइफस्टाइल हो गया है, उसके साथ जितनी डाइटरी चीज़ें जो है हमारी चेंज हुई हैं, उसके साथ ये जो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ है जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, अब ये बच्चों में भी लाहिक होना शुरू हो गई है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी की बात है। ये अभी आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की कि बच्चों में भी होना शुरू हो गई है। बेसिकली क्या ये इनहेरिटेड बीमारी है, पेरेंट्स से ट्रांसफर होती है, या आपका फैमिली जो बैकग्राउंड हो उसमें अगर इस तरह का कोई मसला है? और सेकेंडली क्या रीज़न है कि अभी तक हम लोग इस चीज़ के हवाले से मजीद अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर पाए? अक्सर लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो इस मर्ज का शिकार हो गए हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो बेसिकली मैं आपको जो आप बता रही थी कि डायबिटीज़ के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ तो वैसे ही बच्चों की डायबिटीज़ है जिसकी जो प्रेवलेंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो जो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ है, अब हमारे लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से अब वो बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रही है। और उसको बचाने का एक ही तरीका है कि हम अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करें। और जो आपने कहा कि क्यों उसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, आई थिंक यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा मीडिया का रोल भी जो है वो उजागर करे, कि अगर हमारा मीडिया भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग कम्युनिटी कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है। बिकॉज फैमिली, जैसे आपने कहा कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, इनहेरिटेंस और उसकी बात की, तो उसमें यह है कि यस, फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप
आपके दोनों पेरेंट्स को या आपके मदर या फादर को या फर्स्ट डिग्री उसमें अगर आपकी डायबिटीज की हिस्ट्री है तो आप में ज्यादा चांसेस हैं ये बीमारी लाहक होने के। लेकिन हम अपनी फैमिली हिस्ट्री तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसके चांसेस और ज्यादा उजागर हो जाते हैं, जिसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिसमें हमारे डाइटरी फैक्टर्स हैं कि किस तरह से अगर आसान लफ्जों में डॉक्टर साहिबा, और खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि गांव देहातों में हमें देखना है, ओबियसली ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और उनको शुगर का मरज लाहक है या आपको लगता है कि हो सकता है, उनके लिए क्या लाइफस्टाइल, जीने का कौन सा तरीका आप उनको बताएंगी, कैसे अपनी जिंदगी गुजारें कि इस मरज से महफूज रहें या अगर हो गई है तो बच सकें इससे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फिजिकल एक्टिविटी के कितना जो है वो हमने चहलकदमी करनी है, वॉक करना है। और इट्स नॉट लाइक कि आपने कोई किसी जिम में जाके एक्सरसाइज करनी है या जो है वो ये सारी चीज़ें जो है यूटिलाइज करनी है। आप सिर्फ 30-45 मिनट की दिन में वॉक कर सकते हैं, जो कि आपको इससे बचा सकती है। दूसरी चीज जो है कि आपकी जो है वो आपका खाना पीना किस तरह से है, आप उसमें कितना जो है फैट इस्तेमाल करते हैं, कितने जो है वो चीनी वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको इस बीमारी की तरफ लेकर जा सकती हैं। बिकॉज पहले ये था कि इवन गाँव के लोग भी बहुत ज्यादा एक्टिव होते थे, लेकिन जो रैपिड अर्बनाइजेशन हुई है उसकी वजह से अब हर एक की एक्टिविटी जो है वो कम होती जा रही है। तो सवाल यही आता है, जो मेरे मरीजों से भी आता है, कि पहले भी हम खाते तो ज्यादा थे और ये सब होता था, तो पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि पहले हम बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव थे। अब हम इतने फिजिकली एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से ये चीजें हुई हैं। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर अस्मा, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक वापस आएंगे, हम यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ साथ हम इसकी जो सिम्टम्स हैं और ये कम एज यानी बच्चों में क्यों होती है, इसको भी डिटेल डिस्कशन करेंगे इस हवाले से। लेकिन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम शुगर या डायबिटीज के हवाले से बात करें, जिसका कल आलमी दिन है, लेकिन आज हम उस पर बात करें। डॉक्टर अस्मा हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। उनसे हम पूछ रहे हैं, आप हमें ये बताइएगा डॉक्टर अस्मा कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो शुगर के साथ मुंसलिक हो जाती हैं, या अगर शुगर हो तो वो बीमारियां भी हो सकती हैं और जानलेवा भी हो सकती हैं? जी, तो शुगर जो है उसकी जो अहमियत है वो इसीलिए है कि बहुत सारी बीमारियां जो है वो उसके साथ भी होती हैं और उसके नतीजे में भी हो सकती हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि ब्लड प्रेशर वो ज़्यादा जो है आपकी डायबिटीज़ के साथ होता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम जो जिसम में आपकी चिकनाई की मिकदार जो ज़्यादा हो जाती है, इसके साथ साथ जो है अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको दिल के असरात होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उन लोगों के मुकाबले में जिनको डायबिटीज़ नहीं है। बिकॉज उसमें होता यही है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसके साथ जो दूसरी बीमारियां हैं वो भी हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, चिकनाई है, जो है वो ब्लड में ज़्यादा, तो उसकी वजह से दिल के असरात होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़, आपको फालिज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये शरियानों का मर्ज है, तो ये दिमाग की जो है शरियानों को भी पे भी जो है वो असरअंदाज होता है। आपके जो है वो पाँव में जख्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो शुगर की बीमारी के साथ या तो उसके साथ साथ चल रही होती हैं या फिर उसके जो है वो हम अगर अच्छा उसका हिफाजत ना करें, उसको अच्छा कंट्रोल ना करें, जो टारगेट्स बताए गए हैं कि आपकी शुगर कितनी रहनी चाहिए, अगर उस पे ना हो तो ये बीमारियां जो हैं उसके नतीजे में जो है वो थोड़ा सा प्री डायबिटीज को भी डिस्कस कर लेते हैं कि प्री डायबिटीज बेसिकली क्या होती है। अगर आपको थोड़े से भी चांसेस हैं तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है कि और कैसे किया जा सकता है? जी, तो पॉपुलेशन के लिए, लोगों के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि प्री डायबिटीज़ है क्या। तो प्री डायबिटीज़ एक वो डायबिटीज़ की जो है किस्म है जिसमें आपको डायबिटीज़ अभी नहीं हुई है, आप बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हुए हैं कि अगर आपका थोड़ा सा भी पाँव इधर उधर हुआ तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। ये वो लोग हैं जिनमें महीनों में भी डायबिटीज़ हो सकती है, साल में भी हो सकती है, अगर ये ध्यान ना दें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको इसी उस पे जो है हम जो है तशखीस करते हैं बॉर्डर लाइन डायबिटीज के स्टेज पे। अगर हमने उसको तशखीस कर लिया तो तहकीक ये कहती है कि इस स्टेज पे आप डायबिटीज को बचाव कर सकते हैं, आप डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी में चेंजेस लाके। कि अगर आप अपना खुराक चेंज करें, जिसमें आप जैसे मीठे की कमी कर दें, खत्म कर दें, कार्बोहाइड्रेट जिसको हम कहते हैं, जिसमें नशास्ता जो होता है उसको हम कम्प्लीटली चेंज कर दें, जो जैसे जूसेस हो गए,
कोल्ड ड्रिंक्स हो गई जो अब लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स और इस तरह से पी रहे होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल में अपनी ज़िंदगी में जो है वो चेंजेस लाके आप कर सकते हैं। हमने फिजिकल एक्टिविटी की बात की थी कि आप अपनी चहलकदमी बढ़ा दें, अपनी एक्टिविटी बढ़ा दें। जैसे आप सीढ़ियाँ यूज़ कर लें, अब लोग बहुत एलिवेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, लिफ्ट यूज़ कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे जाने के लिए गाड़ी ज़रा दूर खड़ी करें अगर आप कहीं जा रहे हैं। स्ट्रेस अपनी जो अब बहुत ज़्यादा जो बहुत फैक्टर है, मेजर फैक्टर है जिसमें मैं बात करना चाहूँगी ज़ियादतीज़ होने के लिए, उसको हम कम से कम करने की कोशिश करें। हम अपनी लाइफ में किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, वक्त चूंकि कम है, ज़हनी दबाव जो है, ठीक है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, वो लोग जिनको शुगर हो जाती है, कुछ लोग इस ज़हनी दबाव का बहुत ज्यादा शिकार हो जाते हैं कि अब तो शुगर हो गई है, सारी जिंदगी चलेगी। कुछ लोग इंसुलिन लगवाते हैं, कुछ नहीं लगवाते हैं। तो इन लोगों के लिए उम्मीद क्या है? जिनको शुगर हो चुकी है, वो शुगर के मरीज हैं, लेकिन उनके लिए उम्मीद क्या है कि वो जिंदगी अच्छी गुजार सकते हैं, सही गुजार सकते हैं? बिल्कुल, तो मैं तो यही कहती हूँ कि ये एक अच्छी जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप उसका, अगर आपको शुगर हो गई है तो आप अपना जो है पूरा रोजमर्रा जिंदगी में लाइफस्टाइल आप चेंज करें। बिकॉज अगर आपको नहीं पता होता तो ये चीजें कभी भी नहीं होती, आपकी आंख कभी नहीं खुलती। और अगर आप अपना जो है वो जिंदगी में रहने का तरीका चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ योर खुराक एंड फिजिकल एक्टिविटी, तो ना वो सिर्फ आपका चेंज होता है, आपकी पूरी फैमिली का चेंज होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको ज़ियादतीज़ हुई है, आपके बच्चों में रिस्क है और आप अपना लाइफस्टाइल उस टाइम पे चेंज करते हैं तो आपके बच्चों का भी लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। और शुगर ऐसा जिसका इलाज। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अस्मा। हमारे पास टाइम कम है, मौजूद इतना बड़ा है कि दिल करता है कि बात डिस्कशन करते। आपने बहुत अच्छी हमें गाइडलाइन दी कि किस तरह से डायबिटीज को कंट्रोल करना है। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। आज हमने इसलिए डिस्कशन की कि हमारे एक्सप्रेसो नाजरीन को इस हवाले से अवेयरनेस हो। अभी में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मजीद भी बहुत कुछ शामिल करेंगे शो में। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो पाकिस्तान सेगमेंट की, जिसमें हमारी साथी एंकर हिना न्याजी में फैसल मस्जिद की सैर करवानी है, वो भी इस्लामाबाद से। सो हम देखते हैं मेरा पाकिस्तान। मेरा पाकिस्तान। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों के दामन में वाक़या जनूबी एशिया की अजीम और शान मस्जिद फैसल मॉस्क की दास्तान के साथ मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्रेसो में मेरा पाकिस्तान। शानदार मस्जिद सऊदी फरमा रवा शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज के नाम से मंसूब है। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज को पाकिस्तान से बहुत प्यार था। 1966 में शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज जब दौरा पाकिस्तान के लिए यहाँ आए तो यहाँ इस मस्जिद की तामीर का मौजू जेरे बहस था, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि इस मस्जिद के तमाम अखराजात वो उठाएंगे। मस्जिद के डिजाइन के लिए 1969 में एक आलमी कॉन्टेस्ट कराया गया, जिसमें 17 कंट्रीज के 43 आर्किटेक्ट्स ने शिरकत की, जिसमें से एक टर्किश आर्किटेक्ट वेडेट डेलोके का डिजाइन फाइनल किया गया और इस मस्जिद की तामीर का काम उनकी निगरानी में हुआ। क्या आप लोग जानते हैं कि फैसल मस्जिद जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है? और अब मैं आपको इस मस्जिद के बारे में 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी। 1986 से 1993 तक फैसल मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद रही है। फैसल मस्जिद में तकरीबन 3 लाख नमाजी इकट्ठे नमाज अदा कर सकते हैं। फैसल मस्जिद के मुनफरिद डिजाइन को खाना काबा से अखज़ किया गया है। बगैर गुंबद के इस मस्जिद को बेडरूम खेमे की शक्ल में तामीर किया गया है। मस्जिद के चारों तरफ 79 मीटर बुलंद मीनार बनाए गए हैं। मस्जिद की बाउंड्री वॉल रवायती मसाजिद की तरह बंद नहीं बल्कि दीवारों की जगहों को खुला छोड़ा गया है। तुर्क डिजाइनर डेलोके के मुनफरिद डिजाइन में गुंबद की बजाय एक अरब खेमे की तर्ज पर मस्जिद को मारगला की पहाड़ियों के दामन में बनाया गया है। नाज़रीन, इस वक्त
वक्त मैं हॉल के अंदर मौजूद हूँ और हॉल के अंदर जो खताती हुई भी है, जो आर्ट वर्क है, जो शैंडलियर की खूबसूरती है और जो इंट्रिकेट डिटेल्स हैं, आई एम श्योर कैमरा उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। और ये इतनी एक जबरदस्त और डिफरेंट फीलिंग है कि शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे इस तरफ जो है वो बच्चे कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और ये जो फीलिंग है ये बहुत डिफरेंट है, बहुत सूदिंग और एक बहुत पीसफुल एक्सपीरियंस है। आई एम श्योर जो लोग यहाँ नहीं आए वो जब भी इस्लामाबाद आएंगे तो फैसल मॉस्क देखने एक बार अपनी जिंदगी में जरूर आएंगे। हमारे साथ बतौर मेहमान मौजूद होंगे इंचार्ज फैसल मस्जिद डॉक्टर कारी ज़ियाउर रहमान, जो गुज़िश्ता 21 सालों से फैसल मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस मस्जिद के सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद दरअसल ये चूँकि टर्की ने बनाई है और इसमें उस वक्त जो कंपटीशन हुआ उसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन सामने आए, उनमें इसको जो है वो पसंद किया गया और उसके मुताबिक मस्जिद की तामीर की। ठीक है डॉक्टर साहब, इस मस्जिद के रवायती गुंबद ना होने की क्या वजह है? चूँकि निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खेमे की तरफ है तो वो उस खेमे में जो गुंबद की शक्ल होती है वो शक्ल यहाँ इख्तियार की गई है। डॉक्टर साहब, हुकूमत इस मस्जिद की देखभाल कैसे करती है? सीडीए इसके ये जो इंतज़ामी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करती है, इंतज़ामी पहलुओं को देखती है, जबकि इसके तालीमी, तरबियती, एकेडमिक्स जितने भी हैं उनको इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट दावा अकेडमी है वो देख रहा होता है। मस्जिद के हॉल में आर्ट वर्क है जो बहुत खूबसूरत है, दिलकश है, इसमें जो खताती है वो बहुत हसीन है, खूबसूरत है। मुझे ये बताइएगा कि ये फराइज किन शख्सियात ने सर अंजाम दिए? ये जो कैलीग्राफी है ये इसमें मुख्तलिफ लोगों ने की है। इसमें एक तो फ्रंट पे दीवार के अंदर मार्बल के अंदर ही चुनाई की गई है, मुख्तलिफ कलर्स में वो कलमा तैयबा लिखा गया है जहाँ पे अजान दी जाती है, मुकब्बरी उसको बोला जाता है। तो उस जगह पे जो कैलीग्राफी हुई है बड़ा खूबसूरत एक पीस है पूरा। तो वो सादिक़ैन एक हमारे पाकिस्तान के बड़े नामी ग्रामी खत्तात थे, तो उन्होंने वो उनकी तरफ जो है वो बताया जाता है कि उन्होंने की है। डॉक्टर साहब, इस मस्जिद में कौन कौन सी अहम शख्सियात ने नमाज अदा की है या यहाँ पर आए हैं? हमारे पाकिस्तान के अहम लोग हैं वो सारे ही यहाँ आते हैं, पब्लिक आ रही होती है और इसी तरीके से इंटरनेशनल सतह पे जो भी हमारे मेहमान पाकिस्तान में आते हैं तो सफारती सतह पे तो वो इस फैसल मस्जिद में ज़रूर वो आते हैं, मुस्लिम भी इसी तरीके से नॉन मुस्लिम भी। अलबत्ता इसमें इमाम काबा यहाँ जब आए तो उस वक्त मस्जिद की रौनक बड़ी दीदनी थी और जो मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा आते हैं तो उनमें ख़ास तौर पर अमेरिकन एम्बेसी के उसके बाइलाज में है कि सफ़ीर जो भी पाकिस्तान में जिनकी तकर्री होती है तो वो सबसे पहले यहाँ फैसल मस्जिद में वो आते हैं और बग़ैर प्रोटोकॉल के हमारे मौजूदा जो सदर ममलकत हैं तो वो भी मुतअद्दिद बार यहाँ बग़ैर प्रोटोकॉल के एक नमाजी की हैसियत से आते हैं और नमाज़ पढ़ते हुए पता चलता है जी कि सदर ममलकत तशरीफ़ लाए हुए हैं। हम वेजर डेलोके के उन अल्फाज पर करते हैं जो उन्होंने फैसल मॉस्क बनने के बाद एक क्लास में अपने शागिर्दों से कहे। I tried to capture the spirit, proportion and geometry of Kaaba in a purely abstract manner. Imagine the apex of each of the 4 minaret as scaled explosion of 4 highest corners of Kaaba. Thus an unseen Kaaba form is bounded by the minarets at the 4 corners in a proportion of height to base. Shah Faisal Mosque is akin to Kaaba. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो वंस अगेन। प्रोग्राम का सेकंड हाफ शुरू हुआ चाहता है और जो मैच का फैसला होता है ना सेकंड हाफ में होता है, कौन सी टीम जीतेगी। सो देखते हैं पहला हाफ कौन जीता था, वैसे नहीं जीता था। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पेंडेमिक की चूंकि हम बात करें, कोरोना वायरस का बार बार जिक्र करने का मकसद ये है कि हमारे इल्म में रहे और हम इस्लाम के तनाजुर में भी, चूंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और बताता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, इसी तरह वबा को लेकर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और इस्लाम ये बताता है कि जब कोई वबा आ जाए तो आपने कैसे आगे बढ़ना है, किन चीज़ों पर अमल करना है, किन पर नहीं करना। इसी सारे अमल को लेकर हमने कहा कि हम आज अपनी जो गुफ्तगू है जुमे के नुक्ता नज़र से भी इसी पर रखें। मौलाना इमरान बशीर साहब हमारे साथ होते हैं और सैयद वसी शाह
शाह साहब होस्ट करते हैं और वो उनसे पूछते हैं हमारे सेगमेंट के अंदर कि वो इस्लाम के तनाजुर में सारे मामले पे क्या राय रखते हैं। सो इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं ओवर टू सैयद वसी शाह एंड मौलाना इमरान बशीर साहब। शुक्रिया अरमिला, शुक्रिया इमरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसी शाह और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अल्लामा इमरान बशीर साहब। दीन जो मुख्तलिफ मामलात पर रहनुमाई फराहम करता है, ये हमारा मौजू होता है। अल्लामा साहब के साथ हम मुख्तलिफ मौजूआत पर इस पर बात करते हैं। अल्लामा साहब, आज बहुत ही अहम मौजू जो है वो जो जदीद ज़िंदगी के मसाइल आते हैं, उनमें से एक मसला जो है जो आजकल पूरी इंसानियत को और पाकिस्तान को भी वो दरपेश है, वो है कोविड-19 का, कोरोना का। उस पर आज हम बात करना चाह रहे हैं। और मुझे यही याद आ रहा था कि जैसे अभी आपसे भी पहले बात हो रही थी कि आक़ाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि कामिल इंसान वो है जिससे दूसरे इंसान जो है उनको सलामती पहुंचे। क्या बात। एक तो मैं चाहूँगा कि जब आप इसको थोड़ी सी इसको खोल के बयान फरमाएं कि कामिल इंसान वो है, कामिल मुसलमान वो है जिससे हर इंसान को, तो मुसलमान मगर दूसरी तरफ इंसान, वहां लिमिटेड नहीं किया है। यानी कि इस वक्त मुसलमान कामिल वो है जिससे ये 6-7 अरब की जो इंसानियत है ये महफूज रह सके। फिर मुझे वो याद आती है वो बड़ी मारूफ हदीस जो है कि खैरुन नासी मन यनफउन नास, कि सबसे ज्यादा खैर में वही रहा जो इंसानियत को नफा हुआ। अगेन फिर इंसान का लफ्ज यहाँ पर फिर इस्तेमाल हुआ है। अच्छा अल्लामा साहब, अब जो मेरे जहन में जो सवालात पैदा होते हैं वो ये है कि ये जो जदीद हमारी जो मुआशरत है जिसमें हमारी इस्लामी दीनी मुआशरत भी मौजूद, बस सलाम लेना जो है और फिर मुसाफिया करना जो है वो हमारा ये अक़ीदा है, हमारा कल्चर भी है, मज़हब भी है कि भाई ये एक बहुत ही उम्दा फ़ेल है। और अब जबकि तिब्बी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि भाई आप एक दूसरे से फासला रखिए। क्या हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं अल्लाह ताला जो है वो हम एहतियात करें ना करें हम पर मेहरबान होगा, या ये है कि अल्लाह ताला ये कहता है कि नहीं तुम एहतियात करो और अगर तुम तिब्बी तकाज़ों को नज़रअंदाज करोगे तो तुम किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने के ज़िम्मेदार होगे। देखिए, अल्लाह जल्ला जलालुहु की ताकत और क़ुव्वत को जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम अहले बैत अतहार वो जानते हैं, इतना ना किसी ने जाना ना जाना। बेशक फ़ातिह फ़लस्तीन बन के सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ले जा रहे हैं वहाँ की मैनेजमेंट इंतज़ामी उमूर को डिस्कस करने के लिए। फ़लस्तीन पहुँचते हैं तो पता लगता है कि वहाँ पर वबा फैली हुई है और वबा ताउन की वबा है। फ़लस्तीन के करीब पहुँच कर वहाँ से बैतुल मक़दस की इंतज़ामी उमूर के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं, वहीं से वापस हो गए। जी हाँ। क्यों वापस हो गए कि यहाँ वबा फैली है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। शाह जी देखें कुछ जदीद मसला है या कदीम है, कुर्बान जाए रहमतुल आलमीन पर, क़यामत तक के लिए हर मसले का हल, हर मसले की बुनियाद कि वहीं से शिक़े, वहीं से जुज़ियात, क्योंकि वो जैसे मंबा रहमत हैं तो वो रूहानी हो चाहे जिस्मानी हो चाहे माली हो, जी अक्ल दानिश भी हैं। क्योंकि तफासीर में लिखा है कि अल्लाह जल्ला जलालुहु ने अक्ल के 100 हिस्से बनाए, एक हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया, बकिया 99% अक्ल अपने महबूब को अता फरमाया। तो अक्ल का दानिश्वरी का जैसे आपने फरमाया वो भी मंबा है, हिकमत का, हर चीज का मंबा और मरकज हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से मिलेंगे। तो इसलिए फरमाया कि ना उस तरफ जाओ, जो वहाँ मौजूद है वो वहाँ से निकले ना, और जो यहाँ वाले वहाँ जाए ना, ये एहतियात बतलाएगी पहली बात। और मुझे वो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस पर याद आया कि फिर किसी ने कहा कि उमर आप क्या नौज़ुबिल्लाह तौबा उधर से खौफ का, फरमाया नहीं दूसरी तकदीर की तरफ। अल्लाह अकबर। बेशक इस्लाम में इलाज करना सुन्नत है, इसको सुन्नत करार दिया गया कि आपके ऊपर कोई भी बीमारी आती है, आप जदीद कदीम कोई भी इलाज जो आपको मुवाफिक आता है, जो आपका दिल मुतमईन होता है, सारे इलाज। इस वक्त चूँकि मौलाना साहब बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है, लेकिन हमें प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाना है, कोशिश करेंगे दोबारा भी लिंक करें और आगे बढ़े। लेकिन इस वक्त हम चूँकि पेंडेमिक की सूरत हाल है और जिस तरह मौलाना बता भी रहे हैं, नबी करीम ने वैसे पेंडेमिक को लेकर ये बताया है कि जब भी वबा की सी सूरत हाल हो किसी इलाके के अंदर, तो उस इलाके को अगर आप वहाँ पे हैं तो मत छोड़ें, उस जगह से दूसरी जगह ना जाएं, और अगर किसी बाहर जगह पे हैं तो उस इलाके के अंदर मत आए जहाँ पे वबा की सूरत हाल हो। सो इसमें हम जो सेल्फ आइसोलेशन की बात करते हैं या कम सोशल गैदरिंग्स की या बाहर कम निकलने की बात करते हैं, तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि इस्लामिक नुक्ता नज़र से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ साबित है। और सोशलाइजिंग की और उसकी तो हम नफ़ी करते ही हैं कि आप ज़्यादा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको आप रखें। और वैसे भी पेंडेमिक की सिचुएशन में आप आम रूटीन में भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो आपको तमाम तर अगर आप एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं
तो अल्लाह ताला बेशक बहुत रहीम करीम है, वो किसी ना किसी तरह से करम करता है। और अरबला मसाजिद के हवाले से, सॉरी टू कट यू, मसाजिद के हवाले से आपने बड़ा ज़बरदस्त किया कि एक तो अभी भी जब मसाजिद के अंदर नमाज पढ़ी जाती है तो उसमें फासला रखा जाता है, कम से कम 3 फुट का फासला होता है हर नमाजी के दरमियान। जाए नमाज लोग अपनी लेकर जाते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और अभी भी आज भी चूंकि जुमा है और जुमे के इज्तिमात होते हैं, तो आज भी जब आप नमाज के लिए जाएं, आई नो आपको मालूम है, लेकिन जाए नमाज अपनी लेकर जाए, मास्क पहन के जाएं, तो उससे जरा जो सैनिटाइजर्स और ये सारी चीजें तो एहतियाती तदाबीर हर जगह कराई जा रही है, ऑब्वियसली मसाजिद में भी कराई जा रही है। और इसी वजह से कोशिश आपने यही करनी है कि आप एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि नॉर्मली हम रिलैक्स हो जाते हैं जब खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला होता है। अच्छा इमरान, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैंने इस जो सेकंड वेव में देखा, लोग जो है वो जिनको हो चुका है कोरोना वो थोड़े ज्यादा रिलैक्स हैं। हालांकि अब हमारी इम्यूनिटी जो है ना, अच्छा वैसे कल हम पे भी कुछ लोग तनकीद कर रहे थे एक ऑफिस के अंदर भी, तो मैं रियलाइज कर रहा था कि हम बाज़ औक़ात मास्क नहीं पहनते ऑफिस या वर्क प्लेसेस के अंदर। कुछ बड़ी अहम शख्सियात को कोरोना वायरस हुआ है, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ शामिल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अफजल शामिल हैं जो कि चेयरमैन NDA में हैं, उनको, उसके अलावा शमशान बुखारी साहब, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त इस सेकेंड वेव के अंदर कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। और सबसे बड़ी खबर कल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से थी, जिनकी डेथ हो गई वकार सेठ साहब की, और आज गालिबन उनकी तदफीन भी है। तो ये बड़ी अफसोसनाक खबर थी वो भी। और 2 और जजेस रावलपिंडी की भी हैं, अखबार में छपाई। लेकिन इमरान, सबसे बढ़कर मैं तो यही कहती हूँ कि मुझे फर्स्ट वेव में सबसे ज्यादा जो खतरा रहा वो अपने बुजुर्गों, अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते थे, जब हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इस एज के लोगों को ज्यादा खतरा और ज्यादा प्रोन भी होते हैं इन चीजों के। तो आप लोगों ने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, स्पेशली बच्चे हैं, इन सब से आप, जो लोग ऑफिस जाते हैं, जैसे हम जैसे लोग ऑफिस जाते हैं, तो हम एहतियात करें ताकि हमारे घर वाले इन चीजों से महफूज रह सके। क्योंकि जब घर वालों को कुछ आता है ना, तो फिर बंदा बहुत दिल और वो एक बड़ा अच्छा एक मुझे याद है एक प्रोमो भी हमने बनाया था मीडिया के ऊपर कि कोरोना कहीं घर ना ले जाइएगा आप, सो बाहर से आप घर ना ले जाइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। डरना नहीं है इससे, मेंटली स्टेबल रहना है। लेकिन दोबारा से हम वसी शाह साहब की तरफ चलते हैं। जी, ओवर टू यू सर। नहीं थी 10 बरस पहले तकरीबन मुझे अंदाजा हुआ, जब ये हदीस मैंने पढ़ी, आपने फरमाया कि अपनी माँ के पास थोड़ा वक्त निकाल कर बैठा करो। हम ये समझने लगे थे कि उनकी खिदमत में उनकी ज़रूरियात अगर यानी कि हमसे पूरी कर दी तो काफ़ी है। उससे मुझे अंदाजा हुआ कि उनको ज़रूरियात से ज़्यादा हमारे वक्त की ज़रूरत है। तो फिर हमने कोशिश की कि यानी कि जैसे हम दूसरे कामों को पाबंदी से करते हैं, ऐसे ही 1-2 घंटा जो है बाकायदा वो अपने वालिदैन को, माँ को भी देखें। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि यानी कि ये मुझे किसी ने नहीं बताया, ये मुझे मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको सजी अज़ली रज़ी यूं बयान फरमाते हैं कि लैसल यतीम मन मात वालिदुहु, यतीम वो नहीं कि जिसके माँ बाप दुनिया से चले जाए, इन्नमल यतीम यतीमुल इल्म वल अदब, यतीम तो वह है जिसको तालीम और तरबियत ना मिले। वाह वाह। तो मैं देख रहा हूँ आप, और फिर बाज़ औक़ात यही होता है कि अगर वो नहीं होते तो हम सोचते हैं कि हम इतना वक्त। शाहजी आपकी बात से मुझे अपनी माँ याद आ गई। शाहजी अब नहीं है तो मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूंगा कि जिनकी ये पास ये नेमतें मौजूद हैं, अल्लाह का वास्ता उनकी कदर करें, और उनको वक्त दें, उनको वक्त दें, उनसे बातें करें, उनकी बातें सुने। मैं अच्छा अब मैं आऊँगा ज़रा थोड़ा सा आपसे और तरफ। अब मुझे आप फतवा दीजिए बाकायदा कि यानी कि अगर हम एहतियात करेंगे तो क्या हमें बाकायदा यानी कि ये सिर्फ एक काम है या इसका सवाब और गुनाह से भी कोई ताल्लुक है? क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि अगर आप किसी को मुब्तला कर दें ऐसी बीमारी में जो इतनी मूजी है कि जिससे मौत वाक़या हो सकती है, चूँकि कुरान पाक हुदल लिल आलमीन है, सारे जहानों के लिए हिदायत रहनुमाई, जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, तो कुरान पाक ज़िक्रुल लिल आलमीन हुदल लिल आलमीन, तो कुरान ने वाज़ेह कर दिया कि मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमिया, कि जो एक इंसानियत के बचाने का जरिया बनेगा उसको पूरी इंसानियत के बचाने का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मन कतला नफ्सन बिगैरि नफ्सिन व फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा क़तला अन्नास जमिया, एक इंसानियत के कत्ल करने का या उसके दुनिया से जाने का जरिया बनेगा तो उसको पूरी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर गुनाह मिलेगा। ये खाली छोटी मोटी ये मामूली चीज़ नहीं है, वो किसी भी वजह से, चाहे वो कोरोना की वजह से हो। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ तलवार से मारना थोड़ी है, ये भी एक बल्कि आप यूं देखें कि इस पे फतवा है बाकायदा कि एक इशारा लगा हुआ है, आप जी सड़क पे खड़े हैं, एक इशारा आ गया, आप जितनी भी जल्दी में है आपको क्रॉस करने की शरीयत ने इजाजत नहीं दी। आप अगर क्रॉस करते हुए खुदा न खास्ता ये मैं क्रॉस करते दुनिया से चला जाता हूँ तो मुझे शहीद नहीं कहा जाएगा, मुझे खुदकुशी करने वाला कहा जाएगा। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही जो प्रैक्टिकल निजाम कि मैं अगर अपनी जान, दूसरों की जान को खतरा डालते हुए, जानते बूझते हुए मैं रेड
इशारा क्रॉस कर रहा हूँ तो मैंने कानून तोड़ा तो कानून तोड़ते हुए नतीजे में मेरी डेथ हो जाती है तो मैं शहीद नहीं होऊंगा। आमतौर पे हुक्म यह है कि रास्ते में अगर कोई शहीद हो जाए रास्ते में तो वो शहीद है, लेकिन यहाँ शरीयत कहती है शहीद नहीं है, ये कातिल है, क्योंकि खुद भी हलाक हुआ और दूसरे को भी, और ये खुदकुशी करने वाला, खाली कातिल भी नहीं, खुदकुशी करने वाला भी और कातिल भी है, दोनों। वक्त चूंकि महदूद है, मैं चाहूंगा कि आप अपनी खूबसूरत अल्फाज में जरा बयान फरमाइए कि किस किस्म की एहतियात इस वक्त लोगों को करनी चाहिए। जी शाह जी, उसमें यह है कि डॉक्टर हजरात हमारे मोहसिन हैं, जो वो तिब्बी हिदायत दे रहे हैं कि सलाम करने से परहेज करें, मास्क पहन के जाएं, जैसे हमने फासला ऐसे सैनिटाइजर का यूज किया जाए, ठीक है, हाथ मास्क भी आप समझते हैं? जी बिल्कुल लगाना चाहिए। और देखें शरीयत के हर हुक्म के अंदर अल्लाह ने खैर और बरकत रखी है। ख़वातीन को वैसे पर्दे का हुक्म दिया गया, मर्दों को भी कहा गया कि आप वुजू करके रहे। और देखिए अभी आज हमें 5-20 मिनट के बाद हाथ धोने का, ये पहले से हुक्म था कि बावुजू रहे। जी मैं कल किसी वेस्ट के स्कॉलर को सुन रहा था कि उसने कहा कि ये बहुत सारे जो मुसलमान ममालिक उनका ये नुक्ता नजर था, वो इसलिए इससे महफूज रहे क्योंकि वो 5 वक्त वजू करते हैं और सैनिटाइजर से भी ज्यादा बेहतर है कि आप पानी से हाथ धोएं। जी और हज़रत बिलाल को देखे ना, किस बुनियाद आप आका अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं कि आपके कदमों के आहट में जन्नत में अपने आगे महसूस कर रहा हूं। इकबाल के मौके पर जारी करदा नगमे शाहीन उमाई के हर तरफ चर्चे हैं। इस गाने को जिस खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया और दिखाया गया वो किसी भी मुहब्बे वतन के खून को गरमाने के लिए काफी है। इस नज़्म का जो मरकजी ख्याल है नौजवान नस्ल को शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान के खुदी के फलसफे और बहादुरी से रोशनास कराना है। मारूफ गुलकारा ज़ेब बंगश ने इस नज़्म को बड़ी खूबसूरती से गाया, जबकि सरमद गफूर ने इसकी मौसीकी तरतीब दी। इस वक्त वो दोनों हमारे साथ मौजूद है। और पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से ये नगमा इसलिए अहम है क्योंकि इकबाल की शायरी शाहीनों के इर्द गिर्द घूमती है और पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना जैसे शेरों को मद्देनजर रखकर अपनी कौम के लिए खिदमत पेश करें। सो इस वक्त अब बात करते हैं ज़ेब और सरमद गफूर साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़ेब इज़ अ ग्रेट सिंगर, इज़ अ ग्रेट वोकलिस्ट, आप इनको जानते हैं। सो इस सरमद गफूर साहब जो कि बहुत बड़े म्यूज़िक कंपोज़र है, म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने इस गाने को तख्लीक किया है। सो सबसे पहले मैं सरमद भाई आपसे ही शुरू कर लेता हूँ बिकॉज आपने इस गाने को बनाया और आपके क्रेडिट पे बहुत बड़े बड़े गाने हैं, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। विदाउट मैंशनिंग आप हमें ये बताइए कि इस सॉन्ग को लेकर जो कि कौमी नगमा, फिर इकबाल की शायरी और एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, कैसे हुआ, कैसे हो गया ये? बस जी ये तो कोई चीज़ इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग थी, फिर ज़ेब की आवाज़ अच्छी है, उनके साथ काम करने में इतना मज़ा आता है। It was very inspiring for me to come up with the main tune and मतलब main जो उनकी background music है and all. फिर Zeeb and I we sat down and फिर हमने इकट्ठे जो है इसकी धुन जो है बनाई जी। तो बट काफी जल्दी जो है ये आगे हमने initially जब बनाया तो जरा स्लो था, फिर we sped it up to match it with Air Force के जिस तरह होता है, तो उस हिसाब से फिर हमने किया है। बट ये इसकी पोइट्री इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग है अल्लामा इकबाल साहब की के मतलब ऑटोमेटिकली सब कुछ अपनी जगह पर है। जबरदस्त। ज़ेब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इतना खूबसूरत आपने नगमा पढ़ा और आप लग भी बहुत खूबसूरत रही हैं, विजुअल्स बहुत प्यारे हैं, योर वॉइस इज ब्यूटीफुल माशाल्लाह। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? It was a very special experience. Thank you so much for your kind words. तो बहुत ही बहुत ही अलग मुझे लगा ये नगमा करके, क्योंकि इसमें जो जिस तरह सरमद ने कहा है कि इसमें जो अल्फाज थे मुझे ऐसे लग रहा था कि उन अल्फाजों की जो तासीर है वो हर लम्हा हमारे साथ थी और उन्हीं की वही जितना हम उन अल्फाज मतलब जितना हम मायने में घुसते थे उतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन आती थी। और क्योंकि गाने में बहुत एक जोश है, एक पैशन है, वलवला है, तो ये सारी चीजें हमें बहुत बहुत इंस्पायर कर रही थी आगे कुछ और करने का, एक और पार्ट ऐड करने का, जरा सी मेलोडी को और उसको और हसीन करने का। तो मुझे इसलिए बहुत एक तो ये कि बहुत बड़ा एजाज था मेरे लिए कि ये इसी तरफ आ रहा था क्योंकि हम जब एयरफोर्स के गानों की मिली नगमों की बात करते हैं, एयरफोर्स के मुख्तलिफ जो थीम सॉन्ग्स है उसकी हम बात करते हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े गुलकारों ने गाए हुए हैं। आलमगीर साहब, जुनैद
जमशेद साहब, बड़े बड़े लेजेंड्स ने गाए हुए हैं, एंड नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस, यू नो, आप भी इस सारे अमल का हिस्सा हैं। ये आपको कैसा फील दे रहा है बीइंग एन आर्टिस्ट? आपको कैसा लग रहा है ये? बहुत ज्यादा हम्बलिंग और बहुत ही बड़ा एजाज लग रहा है मुझे। बल्कि जैसे ही मुझे उन्होंने कहा, तो हालांकि मैं उस वक्त मुल्क से बाहर थी, तो मैंने झट से हाँ कर दी। मैंने कहा मैं जरूर करूंगी, क्योंकि ये एक ऐसा मौका था जो मैं हाथ से नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि छूट जाए मेरे हाथ से। और जिस तरह से उन्होंने, और दूसरी बात ये है कि एयरफोर्स की जो सारी टीम थी जिन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट उन्होंने सोचा था, तो वो ऐसे नहीं था कि उन्होंने बस यूं ही सोच लिया या यूं ही कोई नज़म ले ली। बहुत ज्यादा उनका ये उनको इकबाल से असल में और उनकी शायरी से, उनके कलाम से बहुत प्यार था। तो वो भी बहुत अच्छी गाइडेंस थी हमारे लिए, सरमत के लिए भी, मेरे लिए भी। और जैसे उन्होंने बताया, पहले हम लोगों ने जरा सा उसको धीमे अंदाज में बनाया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमें इसमें और जोश और वलवला चाहिए, तो फिर हमने उसको जरा मजीद उस तरह से बनाया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई एम रियली हैप्पी कि सबको वो जो है सेंटिमेंट, वो जज्बात उनको भी फील हो रहे हैं। जबरदस्त। अभी आप सरमत और ज़ेब अंगश हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे और भी डिस्कशन करेंगे और इसके हवाले से ब्रेक अभी नहीं लेनी। अच्छा ठीक है। सरमत भाई से हम जरा बात कर लेते हैं। भाई, एक तो ये कि इस तरह के गाने को क्रिएट करते हुए, प्रोड्यूस करते हुए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग ए म्यूजिशियन आपके कंधों के ऊपर, नंबर 1। और नंबर 2, जब ये सॉन्ग बन रहा था तो क्या आपको फील थी कि ज़ेब इसको उस तरीके से कर पाएंगी जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक पाक फिजाइया के गाने से? शी इज अ ग्रेट सिंगर, लेकिन ऐसे गाने की एक फील अलग होती है जो यूजुअली हम कमर्शियल म्यूजिक कर रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल। एक तो ऑफ कोर्स जिस तरह आपने कहा, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऊपर से अल्लामा इकबाल साहिब की पोट्री, तो वो फिर यू नो और भी प्रेशर ऑन हो जाता है। और ऑफ कोर्स आई मीन ज़ेब जो है, शी इज एन इनक्रेडिबल सिंगर एंड एक्सट्रीमली versatile. So, मतलब I had absolutely no doubt in my mind that she'll do an amazing job, which she did. So it was an honor. आप पूछना चाह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूछना चाह रही हूँ, मैं ये फारसी कलाम है चूंकि इस हवाले से मुझे ये, क्योंकि इसका एसेंस लोगों तक पहुँचाना इट्स वेरी डिफरेंट, क्योंकि नॉर्मली उर्दू की अंडरस्टैंडिंग बहुत सारी पब्लिक को होती है, बट ये कलाम जो फारसी में था उसका एसेंस को लोगों तक पहुँचाना और उसको डिलीवर करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब मैं बारी बारी सरमत साहब आपसे भी जानना चाहूँगी कि फारसी कलाम और फिर ज़ेब से भी हम जानेंगे इस हवाले से। जी ऑफ कोर्स आप जिस तरह कह रही हैं, फारसी एक ऑफ कोर्स हमारे इधर बोली नहीं जाती, तो उसको कन्वे करना जो है, उसके लिए यही है कि हमने जब हम इसकी ट्यून बना रहे थे, तो हमने ये देखा कि मतलब ये किस चीज के बारे में है। देयर इज अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन एक फिश एंड शाहीन ईगल। तो वो जो है, व्हाट वी डिड वाज वी musically created whole imagery. तो ऐसे लगता है जैसे you know आप हो सी। और ज़ेब को तो इनके एक्सेंट ने वैसे भी सपोर्ट किया होगा, being you know आपका ओरिजिन हेल्प आउट किया होगा उसने ज़ेब। बिल्कुल। and Zeb is very very fluent with Farsi. She sung many Farsi songs before and of course, but ये कि all these things. ज़ेब हमें अनफॉर्चुनेटली एक ब्रेक पर जा रहा है। इस वक्त वज़ीर दाखिला बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं, उनकी बराह रास्त गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक पे जाने से पहले ज़ेब अंगश और सरमत गफूर हमारे साथ मौजूद थे, बोथ आर द ग्रेट म्यूजिशियंस। उनसे हम बात कर रहे थे शाहीन और माही के हवाले से। ज़ेब जो कि हमारे साथ है, उनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं इनकी आवाज़ को नाजिया हसन की आवाज़ के साथ, और हमें वो फील भी आती है, ऑब्वियसली बड़ा अच्छा भी लगता है सुन के। तो ज़ेब, आप भी क्या कभी ऐसा लगता है आपको दैट यू सिंग लाइक नाजिया, और जब आप गाती हैं ऐसा कुछ एहसास होता है? नहीं, मुझे तो नहीं होता, बट अच्छा बहुत लगता है जब लोग कहते हैं। Obviously, you know, growing up, I heard her and I idolized her. So वो हो जाता है ना कि ना वो कुछ चीजें आप पिकअप कर लेते हो। सब शो कुछ ना कुछ होगा, and that's a big टोन जो है वो काफी हद तक मिलता है। इस शाहीन और माही के हवाले से मैं वंस अगेन आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तो आपके लिए कुछ खास मुश्किल हुई नहीं होगी पर्शियन को गाते हुए, लेकिन उसके बावजूद उसको मेरिट के ऊपर अदा करना, लफ्जों को एंड देन स्केल्स का ख्याल रखना एज अ टेक्निकल थिंग इन म्यूजिक, कितना मुश्किल रहा, कितना चैलेंजिंग रहा इसको करना?
Musically to ji, because I'm under I'm classically trained and I'm training, so musically it's not such a big issue, but language wise, linguistically it is an issue, because ये है कि a lot of people think कि I'm fluent in Farsi, but in fact I'm not. तो जी मुझे सिर्फ फारसी ज़बान से लगाव बहुत ज़्यादा है because of my family, और वैसे भी I think KP के इलाके में होता है बहुत ज़्यादा, there's a lot of फारसी in there. और दूसरी बात ये कि मुझे लैंग्वेजेस से जनरली बहुत लगाव है और मैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में गाना पसंद करती हूँ, तो इस गीत के लिए बहुत ज़रूरत है, इस कलाम के लिए, कि क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और क्लासिकल फारसी में लिखा हुआ कलाम है, तो इसको सही करने के लिए बहुत मेहनत की, बल्कि धुन तो बहुत आसानी से बन गई और स्केल्स वगैरह का कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन इसका जो तलफ़्फ़ुज़ था उस पर मैं कई दफ़ा मुझे एक एक लफ्ज़ को बार बार कहना, उसको वो सबसे ज्यादा मेहनत। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन जो मैं सरवर साहब से पूछना चाहूँगी, हमने देखा है पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता था कि इस तरह के मिली नगमे बनाए जाते थे, लोग पसंद करते थे और एक उसका इंतज़ार होता था प्रॉपर्ली। क्या रीज़न आपको लगती है कि अभी उस तरह से रुझान या ट्रेंड थोड़ा कम हुआ है? आई थिंक एक तो लोगों की जो कंज्यूम करने की हैबिट है वो काफ़ी ज़्यादा बदल गई हैं। लोग वो छोटे फॉर्मेट्स पे ज्यादा हो गए हैं, वो बस जो चीज जल्दी जल्दी बन जाती है उसी तरह करके ना, मतलब क्वांटिटी में ज्यादा लोग और कमर्शियलिज्म पे ज्यादा फोकस है। बिल्कुल ज्यादा हो गया है और लोग जरा मेहनत उस तरह से कम करने लग गए। ठीक है, अच्छा सरमद, बिल्कुल आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते। ऐसे जो नेशनल सॉन्ग्स हम बनाते हैं, जैसे एयरफोर्स के गाने आते हैं, डिफेंस डे पे हम मुख्तलिफ नगमे हमारे आते हैं, इसका आप समझते हैं कि इम्पैक्ट होता है फोर्सेस की अहमियत को बनाने के लिए, या फिर लोगों के अंदर उस जज्बे को वापस लाने के लिए जिसकी जानिब ये सॉन्ग्स हमें रेफर कर रहे होते हैं? आपके ख्याल में इसका असर होता है? जी एब्सोल्युटली, बहुत ज्यादा असर होता है। मतलब ये जो है ना, आपको म्यूजिक और पोएट्री जो है आपको बिल्कुल एक अलग लेवल के ऊपर कनेक्ट करती है और मोटिवेट करती है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप कभी जाएं मतलब फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप इनके नीचे कमेंट्स देखें तो आपको एक बहुत अच्छा अंदाजा हो जाता है कि लोग किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं और कितने पेट्रियोटिक और भी फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं इन गानों के बाद। एब्सोल्युटली, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक हो गया ज़ेब, आज तो हम आपको बिल्कुल इस बात पे तंग नहीं करेंगे क्योंकि आपका गला खराब था, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम आपको स्टूडियो में बुलाएंगे और यहाँ पे आपसे और आपने आना है। थैंक यू सो मच ज़ेब एंड थैंक यू सो मच समद साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इट वाज लवली टू यू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा जी, बहुत जबरदस्त जो कह लें शाहीन और माही नगमा, पाक इसका टाइटल बड़े मजे का, शाहीन और माही, यानी कि मछली और शाहीन, इसकी कहानी है। खैर, आप इस नज्म को पढ़िए भी और इस सॉन्ग को सुनिए भी। इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब और सारे सोशल मीडियम्स के ऊपर। हमने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और वर्ल्ड डायबिटीज डे कल मनाया जाएगा। उस हवाले से आज हम अपने शो पे हमने डॉक्टर से डिस्कशन भी की, लेकिन उसके साथ साथ कोल्ड किचन में भी हम जाएंगे, वहाँ भी हम डायबिटीज के हवाले से जो हैं रिदा हुमायूं, वो हमें कुछ बहुत जबरदस्त बताने वाली है। सो ओवर टू यू रिदा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो कोल्ड किचन। मैं हूँ रिदा हुमायूं और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये बीमारी बहुत ही तेजी से फैल रही है। अगर आपके पेरेंट्स को या आपकी फैमिली में किसी को भी ये बीमारी है तो चांसेस हैं कि आप भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करें ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी हनी सी, जिसके लिए हमने कोलैबोरेट किया है फूड ट्रिब्यून ऐप के साथ। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ब्लेंडर के अंदर हाफ अ कप ऑफ स्ट्रॉबेरीज ले लेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम थोड़ा सा सोडा वाटर ऐड कर देंगे और इसके बाद इन तीनों चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे। जनरली यही परसेप्शन होता है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो फ्रूट्स नहीं खा सकते, लेकिन जिन फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि उनके अंदर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन कम है और वो सिट्रस हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी, कीवी, ऑरेंजेस, इन सब फ्रूट्स को डायबिटिक पेशेंट्स यूज़ कर सकते हैं।
इसको ब्लेंड करने के बाद अब हम इसके अंदर हाफ अ कप ऑफ क्रीम और थोड़ी सी हनी ऐड करेंगे और इसको एक दफा फिर से ब्लेंड कर लेंगे। जब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे तो अब हम इसके अंदर थोड़ी सी आइस ऐड करेंगे। अगर आप विंटर्स में बना रहे हैं तो आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं और आप आइस के बगैर भी बना सकते हैं। डायबिटीज पाकिस्तान में बढ़ती हुई एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसके लिए लोग मुख्तलिफ टोटकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने अपने डॉक्टर और अपने न्यूट्रिशनिस्ट की रिकमेंडेशन के मुताबिक डाइट इस्तेमाल करनी है ताकि आप इसके नुकसानात से बच सकें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकें। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्या अच्छा है हमें बता रही थी रिदा। और अब आगे बढ़ते बात करते हैं रेडियो, टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री के सदाबहार हीरो लेजेंडरी जनाब कवी खान साहब की, जो कि आज अपनी 78वीं सालगिरह मना रहे हैं। मुस्लिम को तुम आदमी कहते हो, वो मुजरिम है, मुजरिम। सुना तुमने? खुदा ने आपको इख्तियार दिया है जनाब, मुजरिम कहें या बेगुनाह। वैसे मेरी एक गुजारिश है कि वो गुनाहगार नहीं है। अगर बुरा साईं गुनाहगार नहीं है तो फिर गुनाहगार तुम लोग। जी, एक लड़के के कहने पर किसी को गिरफ्तार करना इंसाफ तो नहीं। हम उसे छुड़ा लेंगे सर, अगर आप उसे नहीं छोड़ना चाहते तो। धमकी दे रहे हो मुझे? जानते हो तुम किससे? ये क्लासिक मनाजिर आप अंधेरा उजाला एक ड्रामा सीरियल थी पीटीवी की, उसके आप देख रहे हैं। कवी खान ने करियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया, बाद लाहौर में मुंतकिल हो गए और लाहौर से ही इनफैक्ट उन्होंने अपना जो करियर है वो जारी रखा। 200 से ज़ायद फिल्मों और लातादाद टीवी ड्रामों में एक्ट कर चुके हैं। हैप्पी बर्थडे ग्रेट कवी खान साहब। वेरी हैप्पी बर्थडे। और इसके साथ साथ ही चूँकि अब हम शो के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं तो हम कुछ पोल के रिजल्ट्स भी आपको बता देते हैं। जो पोल हमने पूछा था आपसे कि क्या हुकूमत महंगाई पर काबू पा सकेगी और इसमें कामयाबी हासिल करेगी, 62% लोग कहते हैं नहीं, 36% कहते हैं हाँ, जबकि 2% कहते हैं नहीं। इसके साथ ही प्रोग्राम खत्म होता है। हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय योरसेल्फ। आपसे मंडे को मुलाकात होगी लाइव और बेस्ट ऑफ देखिएगा कल और परसों। अल्लाह हाफिज़।